Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 3, the Industrial Revolution. क्या है बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री का मेजर टर्निंग पॉइंट है। ये एक ऐसा पीरियड होता है वर्ल्ड हिस्ट्री में जहाँ हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी शिफ्ट करती है हैंडमेड प्रोडक्ट से मशीन मेड गुड्स पे। इस चैप्टर में हमको यही देखना है कि कैसी थी हमारी जर्नी हैंडमेड प्रोडक्ट से मशीन मेड प्रोडक्ट्स तक की। क्यों इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो कौन से फैक्टर्स थे इंग्लैंड के जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या साइंटिफिक डिस्कवरीज का कोई रोल रहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। मशीन्स कैसे बनना स्टार्ट हुई, पहले कौन सी मशीन्स बनी, वीविंग का काम मैकेनाइज्ड कब हुआ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बेटा हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिस्कस करें उसके पहले हम डिस्कस करेंगे प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कि भाई जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब क्या था। तो बेटा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था तो हमारी पूरी जो सोसाइटीज़ होती थी वो किस पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी और स्मॉल स्केल क्राफ्टमैन कम्युनिटीज़ पे डिपेंड करती थी। देखो एग्रीकल्चर तो सेंट्रल एक्टिविटी था ही, साथ ही साथ पॉटरी वीविंग काम भी चलता था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो हमारी सोसाइटीज़ थी उनकी जो लाइफ थी वो किसके अराउंड थी, एग्रीकल्चर एंड क्राफ्टमैनशिप। हाथों से काम होता था, बास्केट्स बनाई जाती थी, कपड़ा बनाया जाता था, धागा बनाया जाता था, बस ये था, सब कुछ हाथ से होता था। ठीक है, बहुत सारे जो लोग थे वो गाँव में ही रहते थे, है ना, और घरों में काम करते थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कुटीर उद्योग। मतलब यहाँ पर हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट तो करते थे फिनिश गुड्स में, पर किसी मशीन का यूज़ नहीं करते थे, हाथों से ही काम करते थे, है ना। और बहुत सारी जो लेबर होती थी वो भी हम हमारे घरों में नहीं लेके आते थे, घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वही कंट्रीब्यूट करते थे। मतलब देखो रॉ मटेरियल कन्वर्ट तो होता था मशीन मेड गुड में, पर ना ही तो बाहर से लेबर आती थी, ना ही किसी मशीन का यूज़ होता था। सब घर घर के लोग घर के सामान से ही काम कर देते थे। ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम में बेटा बहुत स्लो था और बहुत एक्सपेंसिव भी था। लोग हॉर्सेस पे रिलाई करते थे, ठीक है, और वाटरवेज पे रिलाई करते थे। अब बेटा जब ट्रांसपोर्टेशन ही स्लो था तो कम्युनिकेशन भी स्लो ही होगा। कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड था, हैंड रिटन लेटर्स चलते थे, ठीक है, या तो आप बोलकर अपनी बात यहाँ से वहाँ पहुँचाओगे या लेटर लिख कर पहुँचाओगे। क्लियर है। सोसाइटी बहुत ज़्यादा हायरार्की में डिवाइडेड थी, डिवीजन थे सोसाइटी में। वेल्थ और जो पावर मतलब पैसा शक्ति का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था। किसके पास होती थी शक्ति और पावर, मतलब पावर और वेल्थ पैसा, ये होता था नोबेलिटी के पास, लैंड ऑनर्स के पास, बड़े बड़े जो ज़मींदार होते थे, जागीरदार होते थे, उनके पास या तो पैसा और पावर होता था या तो नोबेलिटी के पास होता था, राजा से जुड़े हुए लोगों के पास होता था। और बेटा बहुत सारे जो गुड्स उस टाइम में अवेलेबल थे वो हैंडमेड होते थे, हाथों से बनाए जाते थे, ठीक है। मोस्ट गुड्स वर हैंडमेड। जो प्रोडक्शन की मेथड थी वो कैसी थी, हैंडमेड थी। और हमने सेंचुरीज तक देखा उस मेथड में कोई ज़्यादा चेंज भी नहीं आया, लिटिल चेंज, बहुत कम चेंज हमने देखा। नहीं तो लोग वैसे ही काम करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो थी। भाई आपका ट्रांसपोर्टेशन स्लो है, कम्युनिकेशन स्लो है, हाथों से आप गुड्स बना रहे हो तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट फास्ट कैसे होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा हो ही नहीं सकती, स्लो ही रहेगी, है ना। और बेटा इनोवेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती थी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ की इनोवेशन थी। इनोवेशन मतलब ना के बराबर ही था। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। तो बेटा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो एक प्रोफाउंड शिफ्ट था, इम्पॉर्टेंट शिफ्ट था, मेजर शिफ्ट था ह्यूमन हिस्ट्री का। ये ब्रिटेन में स्टार्ट होता है लेट 18th सेंचुरी में। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी पीडीएफ बनाओ तो उसको ध्यान से 2 बार देखो। अब मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये जो आपके राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो विजिबल ही नहीं है ना। चलो, तो लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में शुरुआत होती है किसकी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। और फिर एक बार किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो ट्रांसफ़र हो ही जाती है ना।
तो ब्रिटेन से फिर इटली जाएगी, फिर फ्रांस जाएगी, फिर जर्मनी जाएगी, और ऐसे करके पूरी दुनिया में फैल जाएगा क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चलो, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है, ब्रिटेन से होती है, ब्रिटेन में होती है। और कब होती है, लेट 18th सेंचुरी में, और बाद में ये ग्लोबली स्प्रेड करता है, सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। पहले सोसाइटीज़ अग्रेरियन सोसाइटीज़ होती थी, पर अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ में वो बदल गई हैं। सॉरी, चलो, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, ब्रिटेन से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया, इसने सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब बेटा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना सोसाइटीज़ का, अग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़, ये ऑब्वियस बात है एक दिन में नहीं हुआ होगा, फिर ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि जो सोसाइटीज़ थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई, उनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे थोड़ी सी कम हो गई, और किसकी तरफ भी आ गई, इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी आ गई। मतलब बहुत सारे लोग जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयमेंट पाते थे, अब वो लोग इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले किया किसने, इंडस्ट्रीज ने, जो कब आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। और बेटा ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इसमें बहुत सारे की फैक्टर्स का इम्पॉर्टेंट रोल था। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो ट्रांजिशन हुआ अग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, इसको फ्यूल करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर्स था एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। बेटा देखो, जब तक आपके पास उतना ही प्रोडक्शन होता है जितनी आपकी फैमिली नीड है, आप आगे सोच ही नहीं पाते हो। पर थैंक्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, जब ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, तो अब आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन आ गया, है ना। अब सरप्लस प्रोडक्शन जब आता है तब आपका दिमाग चलना चालू होता है, जब आपको कल के खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सोचना चालू करोगे, है ना। तो पहला था एडवांसमेंट आया, एडवांसमेंट जो आया काय में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, जिससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और जो सरप्लस वर्कफोर्स थी वो अर्बन सेंटर्स तक पहुंची। बेटा देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक ही खेत में 4 लोग काम करते थे, है ना, और बहुत मेहनत के बाद भी उनको उतना प्रोड्यूस नहीं मिल पाता, वो चारों की डिपेंडेंस खेतों पे ही होती थी। पर अब हमने देखा कि नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिनके थ्रू 2 लोग 4 लोगों का काम कर सकते हैं, तो अब 2 सरप्लस लेबर हो गए ना, क्योंकि पहले इस फील्ड पे 4 लोग काम कर रहे थे, खूब मेहनत करते थे, पर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिमिटेड था। पर अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आने के बाद 2 लोग सिर्फ इस पे काम करें तो भी काम चल जा रहा था, तो बचे हुए 2 लोग कहाँ काम करने जाएंगे, अर्बन सेंटर्स में, है ना। दूसरा फैक्टर कौन सा था कि भाई जब नई मशीनरी आने लग गई, जैसे स्पिनिंग जेनी आ गई, स्टीम इंजन आ गया, इससे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई, बहुत तेज़ी से काम होने लग गया, तेजी तेजी से धागा बन रहा है, स्टीम इंजन वो काम कर पा रहा है जो 10 लोग भी मिलके काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब इतनी ताकत अब हमारे पास आ गई है। तो अब इसी बात है, जो प्रोसेस होगी मैन्युफैक्चरिंग की वो थोड़ी सी तेजी से तेज हो जाएगी, मास प्रोडक्शन होने लगेगा। पहले हम घर में हाथों से जब चीज़ें बनाते थे तो 2, 10, 20 बना के हम थक जाते थे, चलो आज का काम खत्म हुआ, पर मशीन कभी थकती नहीं है, वो मास प्रोडक्शन कर रही है ना, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमने पहले कभी देखा नहीं था। तो पहला कारण आप लिखोगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन के पीछे पहला कारण क्या था, तो आप बोलना कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का एडवांस हो जाना, जिससे फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, सरप्लस लेबर अर्बन सेंटर्स में काम करने चली गई, क्योंकि अब खेतों में कम लोग भी काम करें तो चलता था, मशीन्स काम कर रही थी। दूसरा था कि जो नई मशीनें आ रही थी, जैसे स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया, मास प्रोडक्शन होने लगा, जो पहले कभी हमने देखा ही नहीं था। फिर साथ ही साथ हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में भी डेवलपमेंट आया, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। अब आपके पास यहाँ से वहाँ जाने के लिए सिर्फ 1-2 मीन्स अवेलेबल नहीं है, अब आपके पास बहुत सारे मीन्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप अपने गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, खुद यहाँ से वहाँ जा सकते हो जल्दी। कैनाल्स बनने लग गई, रेलवेज आ गया, अब गुड्स का मूवमेंट हो, लोगों का मूवमेंट हो, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, बड़ी बड़ी कैनाल्स बनने लग गई हैं, रेलवे नेटवर्क स्प्रेड हो गया है, आप यहाँ से बैठो थोड़े ही घंटों में वहाँ पहुँच जाओगे, इजीली आप अपने प्रोडक्ट मतलब आपके गुड्स को ले जा सकते हो, खुद भी जा सकते हो, ठीक है। और अक्रॉस इनॉर्मस डिस्टेंसेस,
मतलब आप दिल्ली से कलकत्ता जा सकते हो, कलकत्ता से मद्रास जा सकते हो, है ना। डिस्टेंस अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। तो भाई जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, अभी तो मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया, अभी तो ये कहाँ पर शुरुआत हो रही है इसकी, इंग्लैंड में शुरुआत हो रही है। तो इंग्लैंड में यहाँ से वहाँ जाना आसान हो गया, रोड्स बनने लग गई, रेलवे बनने लग गए, कैनाल्स बनने लग गए। और बेटा ये जितने भी इनोवेशंस हो रहे थे ना, स्पिनिंग जेनी का आना, स्टीम इंजन का आना, फ्लाइंग शटल का आना, इसने ड्रामेटिकली इंक्रीज किया हमारी प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गजब की प्रोडक्टिविटी होने लग गई, इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लग गई। स्पोर्ट मतलब तेज़ी से होना, जल्दी से होने लग जाना, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग गई। और यहीं पे फाउंडेशन रखा गया मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का। तो देखा हर चीज़ कैसे लिंक थी एक दूसरे के साथ। बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टाउन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आपको खुद से रीड करना है। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसका वीडियो हम बना देंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बेटा ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ठीक से पढ़ लेना। क्या फीचर्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के? तो बेटा फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रिप्लेस कर देता है किसको? डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने देखा था ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज बनी हुई थी, लोग घर में खुद से ही हाथों से कुछ प्रोडक्ट बना देते थे। तो अब वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रिप्लेस कर देगा, किसको रिप्लेस कर देगा? डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को। अब काम फैक्ट्रियों में जाकर होगा, मशीन्स के थ्रू होगा। अब जो घर में काम कर रहे थे, हाथों से काम कर रहे थे, वो पूरी तरह रिप्लेस हो जाएगा। जो आर्टिशियंस थे, जो पहले घर से काम करते थे, सिंपल टूल्स का यूज़ करते थे, अब वो एक रूफ के अंदर बड़ी फैक्ट्री में काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले सब घर घर में बेसिक टूल्स के थ्रू काम कर रहे थे, फैमिली लेबर का यूज़ करके काम कर रहे थे, अब वो ख़त्म हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। किसके थ्रू रिप्लेस हो जाएगा? कि भाई अब आप जाओ फैक्ट्री में, बहुत बड़ी सी फैक्ट्री होगी, वहाँ मशीन्स होंगे, आप लोग वहाँ बैठ के काम करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, आप इतना भी याद करेंगे तो चल जाएगा। क्या? कि फैक्ट्री सिस्टम था प्रोडक्शन का, वो रिप्लेस कर देता है किसको? डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को। नेक्स्ट, जो फैक्ट्री सिस्टम था उसने वर्क शेड्यूल को स्ट्रिक्ट बना दिया। बेटा देखो, जब आप घर से काम करते हो, यार चलो आज काम नहीं करते हैं, आज जिसकी शादी है वहाँ चले जाते हैं, कल मेरा हाथ दुख रहा है, परसों मेरा सर दुख रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमको बनी रहती थी। तो जब फैक्ट्री सिस्टम आया ना, तो उसने वर्क शेड्यूल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, है ना। नहीं, आपको काम करना है 8 घंटे 10 घंटे, मतलब काम करना ही है। डिवीजन ऑफ लेबर। क्या डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? भाई जो जिस काम में माहिर है वो उसी काम को करेगा। या आप एक काम को जब बार 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 करते हो तो एफिशिएंसी आ जाती है, आप जल्दी उस काम को। देखो, जब हम कोई काम पहली बार करते हैं, उसी काम को जब हम 10 बार कर लेते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हम काम बहुत अच्छा करने लगते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि भाई एक व्यक्ति एक ही काम को करेगा, जिससे वो उस काम में प्रोफिशिएंट हो जाए। तो फैक्ट्री सिस्टम में स्ट्रिक्ट वर्क शेड्यूल था, डिवीजन ऑफ लेबर था, ठीक है, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोर रिलैक्स्ड, जो बिल्कुल अलग था, बहुत ज़्यादा अलग था। किससे? जब लोग घर में बैठ के काम करते थे, इंडिपेंडेंटली काम करते थे, रिलैक्स होके काम करते थे। अब थक गए ना, चलो छोड़ दो। फैक्ट्री में ऐसे नहीं चलता। फैक्ट्री में आपका मन है नहीं है, आपको काम करना ही है। तो दूसरा काम क्या हुआ? स्ट्रिक्ट वर्क शेड्यूल और डिवीजन ऑफ लेबर पे काम हुआ। आप अब रिलैक्स्ड वे में काम नहीं कर सकते, जैसे आप घर में काम कर रहे थे, मन हुआ तो काम किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसे नहीं। और बेटा एक टाइम ऐसा भी आया जब फिजिकल लेबर रिप्लेस हो गई, किससे? मशीन से। पहले वो काम जो लेबर कर रहे थे, अब वो काम कौन करने लग गई है? मशीन्स करने लग गई हैं। बोरों को यहाँ से यहाँ उठाने का काम पहले 2 आदमी किया करते थे, पर अब इन आदमियों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्रेन के थ्रू एक मशीन ही ये काम कर दे रही थी, है ना। तो जो मशीन्स थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया था फिजिकल लेबर को। फैक्ट्री सिस्टम में बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी और वो पावर ड्रिवन होती थी। पावर ड्रिवन मतलब कुछ डीजल से चलती होंगी, कुछ स्टीम से चलती होंगी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलती होंगी, है ना। और ये जो मशीन्स थी ये गुड्स को प्रोड्यूस करती थी लार्ज नंबर में। मशीन थकती नहीं है, लगातार काम करती रहती है।
तो गुड्स को प्रोड्यूस करती थी ये लार्ज नंबर में। फिर से सुनो, फिजिकल लेबर का यूज़ थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि हम ज़्यादा किसको यूज़ करने लगे, मशीन्स को। फैक्ट्री सिस्टम में हमने देखा कि बड़ी बड़ी मशीन्स हुआ करती थी जो पावर ड्रिवन थी। अब कुछ मशीन्स अपनी पावर स्टीम से लेती होंगी, कुछ डीजल से लेती होंगी, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती होंगी, हो सकता है। चलो, और ये प्रोड्यूस करती थी गुड्स को बल्क में, मास प्रोडक्शन होता था, बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस होता था। ये जो मैकेनाइजेशन हो रहा था इसका मतलब था कि अब बहुत सारे जो टास्क होंगे उनमें मैनुअल एफर्ट की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी, और साथ ही साथ काम ज़्यादा जल्दी होगा और प्रिसिशन के साथ होगा। मतलब गलती कम, काम तेज़ी से, और मैनुअल एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब क्या हो गया, मैकेनाइजेशन, मशीन्स वो काम कर रही हैं। हम बोलते हैं ना भाई हो जाती है गलती, इंसानों से ही तो गलती होती है ना। हम बार बार ऐसे बोलते हैं, हाँ हो गया तो ठीक है भाई, इंसान हो गई गलती। अब जब काम मशीन से होगा तो गलतियाँ होंगी कम, काम होगा सुपर, तेज़ी से काम होगा, मैनुअल एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि काम मैकेनाइज्ड हो चुका है। इस वजह से हमने देखा कि गुड्स चीप होने लगे, सस्ते होने लगे, ठीक है। गुड्स की प्राइसेस कम हो गई और कंज्यूमर तक गुड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब अब गुड्स बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, मशीन्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेट प्रिसिशन के साथ प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीड से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे प्राइसेस कम हो रही हैं और गुड्स कंज्यूमर तक इजीली अवेलेबल हो रहा है। बेटा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने ट्रिगर किया किसको, मैसिव माइग्रेशन को। ट्रिगर करना मतलब बढ़ा देना। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, लोग गांव छोड़ छोड़ कर शहरों की तरफ आने लगे। भाई क्यों आ रहे थे ये लोग शहरों की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, नौकरी की तलाश में। बेटा एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। भाई पानी गिर गया तो ठीक है, नहीं गिरा तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा गिर गया तो और प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं गिरा तो फिर तो खेल ही ख़त्म समझो। प्लॉट का साइज़ ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बहुत छोटा होता जा रहा था, ज़्यादा कंसंट्रेशन जो था लैंड का वो लैंडलॉर्ड्स के पास था, ज़मींदार के पास था। तो मतलब जो नॉर्मल लोग थे वो अब गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे थे कि भैया चलो अब हम शहरों में जाएंगे, काम ढूंढेंगे, हमें काम मिलेगा और हम हमारी फैमिली का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो ट्रिगर कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। किसकी स्पीड को बढ़ा देता है, माइग्रेशन की। अब बहुत ज़्यादा मैसिव माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स की तरफ। और ये लोग क्यों आ रहे हैं शहरों में, नौकरी की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, क्योंकि शहरों में है नई नई एस्टेब्लिश हुई फैक्ट्रीज। ये जो मूवमेंट था लोगों का गांव से शहरों की तरफ, इसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। लोग गांव से जब शहरों की तरफ आते हैं, शहरों का साइज बढ़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। और भाई शहर में हम क्यों आ रहे थे, क्योंकि हमें अच्छे वेजेस मिलेंगे, है ना, ज़्यादा रिलायबल काम मिलेगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो तो अनप्रिडिक्टेबल था, है ना। भाई आपने गेहूँ लगा दिया, आपने उसको पानी दे दिया, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, पेस्टिसाइड सब देने के बाद भी एट दी एंड इतनी बारिश हुई कि जिस दिन आपको गेहूँ काटना था उसके 2 दिन पहले पानी गिर गया, खेतों में पानी भर गया, गेहूँ सड़ गया। तो इसको अनप्रिडिक्टेबल ही कहेंगे ना कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा अनप्रिडिक्टेबल है, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम। तो अब लोग शहरों की तरफ आ रहे थे, अर्बनाइजेशन हो रहा था। लोग क्यों आ रहे थे, उन्हें हायर वेजेस मिलेंगे, सफिशिएंट इनकम मिलेगी, रिलायबल काम मिलेगा, क्योंकि वो कहीं देख चुके थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो अनप्रिडिक्टेबल है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा, परिणाम स्वरूप हमने ये भी देखा कि रैपिड इंक्रीज़ होता है पॉपुलेशन डेंसिटी में। शहरों में चारों तरफ के गांव के लोग आके रहने लगते हैं और शहरों में डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गांव में जहां हम देखते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे कम लोग रह रहे थे, वहीं पे शहरों में पर स्क्वायर किलोमीटर पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। तो जो कंडीशंस थी वो ओवर क्राउडेड दिखने लगी। सैनिटेशन एडिकेट था ही नहीं, इनएडिकेट सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा बनने लग गई। ओवर क्राउड इजीली देखने को मिल गया। लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं रही, क्योंकि गांव का हर बंदा बस शहरों की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि उसको
फ्यूचर दिख रहा है शहरों में, पर साथ ही साथ शहरों में स्लम्स बन रहे हैं, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी सबकी प्रॉब्लम होती है, उनका सोल्यूशन भी होता है और सोल्यूशन हुआ भी। डोमेस्टिक सिस्टम में बेटा क्या होता था, जो मर्चेंट्स होते थे वो रॉ मटेरियल दे देते थे आर्टिशंस को, है ना, और आर्टिशंस अपने टूल्स का यूज़ करते थे और गुड को प्रोड्यूस कर देते थे। होता ये था कि गांव में 4 आर्टिस्ट हैं, ठीक है, शहर से मर्चेंट आएंगे, वो इनको अपना रॉ मटेरियल दे देंगे, ये लोग अपने अपने टूल्स का यूज़ करेंगे, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देंगे, मर्चेंट इस गुड को लेकर के चला जाएगा। चलो, तो डोमेस्टिक सिस्टम में मर्चेंट्स रॉ मटेरियल दे देते थे आर्टिशंस को, आर्टिशंस अपने टूल्स का यूज़ करते थे, गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। पर फैक्ट्री सिस्टम में बेटा जो टूल्स थी, जो मशीन्स थी, वो ओन करता था कौन? एंटरप्रेन्योर, जो मालिक होता था, है ना, एंटरप्रेन्योर, उसके पास सारे टूल्स मशीन्स होती थी, वो उनको ओन करता था, एक बढ़िया सी फैक्ट्री बना देता था, है ना। एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? जो रिस्क लेता है, मनी इन्वेस्ट करता है, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, मनी सबको यूज़ करता है ना, और काम चालू करवाता है। तो यहाँ पर तो एंटरप्रेन्योर का सब कुछ होता था, जो मनी को इन्वेस्ट करता था, फैक्ट्री को सेट करता था, वर्कर्स सिंपली आते थे, काम करते थे, किसके लिए? वेजेस के लिए, मजदूरी के लिए। उनका प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं होता था, उन्हें एक फिक्स्ड वेज पे रखा जाता था। एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक और मंथ उन्हें वो फिक्स सैलरी, फिक्स वेजेस जिस पे बात हुई होती है वो दे दिया जाता था, प्रॉफिट में उनका कोई शेयर नहीं होता था। अब बेटा जो फैक्ट्री सिस्टम था उसने सेंट्रलाइज कर दिया था प्रोडक्शन को, है ना, जिससे एफिशिएंसी बढ़ गई थी, आउटपुट बढ़ गया था। अब ये जो शिफ्ट था, यहाँ पर हम देखते हैं बिगिनिंग होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, क्योंकि इकोनॉमीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सोसाइटीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और किसी एक जगह नहीं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही थी, सोसाइटीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही थी। और यहीं से हम देखते हैं इसी चेंज को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, पहले ऐसे होता था, एक को आपने कॉटन दिया, उसने थ्रेड बना दिया, थ्रेड किसी को दिया तो उसने वीविंग का काम कर दिया, वीविंग के बाद क्लॉथ किसी को दिया तो उसने डाई का काम कर दिया, फिर उस क्लॉथ के ऊपर फिर कोई काम होगा, फिर कोई काम होगा, है ना। पर अब ये सारी प्रोसेस एक ही रूफ के अंदर हो रही थी, तो ये था ना कि यहाँ से ये प्रोडक्ट यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट जाए, वो सब काम खत्म, एक ही रूफ के अंदर अब सब काम होगा। वहीं पे पहले कॉटन से थ्रेड बनेगा, वहीं वीविंग होगी, वहीं पे डाइंग होगी, वहीं पर जरी का काम होगा, और फिर वहीं पर उससे कुछ स्टिच करके बेचने का काम करवाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो प्रोडक्शन की प्रोसेस सेंट्रलाइज हो गई, जिससे एफिशिएंसी बढ़ गई, है ना। होप कि सारे फीचर्स आपको क्लियर होंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ठीक से पढ़ेंगे इसको, है ना। बेटा ये वीविंग का काम हो रहा है, एक वीवर है जो कहाँ बैठा? न्यूरेमबर्ग में। बेटा ये जर्मनी की एक सिटी है, ठीक है, कहाँ की? कौन सी कंट्री? जर्मनी। और न्यूरेमबर्ग का आज का नाम है न्यूरेमबर्ग। दूसरा, ये जो पिक्चर है ये किसका है? स्पिनिंग जेनी का है। स्पिनिंग जेनी एक म्यूज़ियम में रखी हुई है जो बर्पेटल में है। बर्पेटल अगेन किस कंट्री की सिटी है? जर्मनी की। और इसको इन्वेंट किसने किया था? जेम्स हॉर्गीवन ने किया था। कब किया था? 1764 में। तो ये जो फर्स्ट फोटो है इसमें वीविंग का काम दिखाया जा रहा है जो न्यूरेमबर्ग में हो रहा है, और आज का नाम है न्यूरेमबर्ग, जर्मनी की सिटी है। ये मॉडल स्पिनिंग जेनी का है जिसको इन्वेंट करने वाले जेम्स हॉर्गीवन है, 1764 में डेवलप इन्होंने किया था। और ये कहाँ पर रखी हुई है? अभी म्यूज़ियम है बर्पेटल में, वहाँ पर। बर्पेटल भी कहाँ की सिटी है? जर्मनी की। ये पावर लूम वीविंग है बेटा, वीविंग का काम तो हो रहा है पर पावर के थ्रू हो रहा है। एक पोर्ट्रेट है जो बनाया है विलियम बेल ने, जो दिखा रहा है हमें आयरन और कोल फैक्ट्री को। अब बेटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। राइट डाउन द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो पर उसके पीछे के कारण आप लिखो।
तो इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट मान लें और प्रॉपर समझ लें, याद कर लें। स्टार्ट करें, चलो। मैं फिर से कह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, प्रॉपर पढ़ लेना। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो पहला तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ होना, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। मेनी डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो हमने देखा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ, बढ़ गया, फूड अब अवेलेबल था सबके लिए। तो बेटा जो नॉन फार्मिंग कम्युनिटी थी वो सिटी की तरफ मूव कर गई और फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गई। फिर से ध्यान से सुनो, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट, तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, फूड ग्रेन की सप्लाई इम्प्रूव हो गई, फूड अब अवेलेबल था सबके लिए, है ना। जितनी भी नॉन फार्मिंग कम्युनिटी थी ना, जो फार्मिंग का काम नहीं करती थी, वो सिटी की तरफ आ जाती है, फैक्ट्रीज में काम करने लग जाती हैं। सेकेंड है इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे जैसे ट्रेड इंक्रीज होता है सिटीज़ और टाउन्स डेवलप होना चालू कर जाते हैं। जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनके हाथों में ज़्यादा पैसा होता है ना। तो जो डिमांड होती है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड की, वो बढ़ जाती है। बेटा हम अपना ही एग्जाम्पल लें, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आते जाता है, हम खुद भी डिफरेंट चीज़ों की डिमांड्स नहीं करने लगते हैं, आज हमें ये चाहिए, कल वो चाहिए, वो चाहिए। तो अब लोगों के पास पैसा अच्छा खासा आ गया है, तो वो बहुत सारे गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। तो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता है, सिटीज़ टाउन डेवलप होने लगते हैं, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे हम देखते हैं मार्केट्स का क्रिएशन होता है, ठीक है। दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मार्केट्स, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई लार्ज स्केल पे हमको देखने को मिलती है। मेरी बात सुनो, हर प्रोड्यूसर अपने गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में कब प्रोड्यूस करना चालू करेगा, जब वो देखेगा उस प्रोडक्ट के बायर मार्केट में है। मैं इतना गुड बना कर रख लूँ और वो सेल आउट ना हो, तो वो मेरे किसी काम का, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो मैं अपने गुड के प्रोडक्शन को कब बढ़ाती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि भाई मार्केट में तो फटाफट बिकता जा रहा है। तो बेटा जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सप्लाई बढ़ा देते हैं, और हम देखते हैं कि इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक और बूस्ट मिलता है। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, तो बेटा जो मिडिवल इकोनॉमी थी उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी फ्यूडलिज्म की, सामंतवाद की, ठीक है। तो मिडिवल इकोनॉमी में आप लोग देखते हो कि यूरोप में एक प्रोमिनेंट फीचर दिखता है हर कंट्री में, और वो फीचर होता है फ्यूडलिज्म का, सामंतवाद का। एक स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर राजा अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को अपॉइंट कर देता है, वो फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत सारे लेबर को अपने पास रखता है और उनसे प्रोडक्शन वगैरह करवाता है ना, बहुत सारे काम करवाता है। तो जैसे जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है, एग्रीकल्चर इम्प्रूव होते जाता है, ये जो फ्यूडल इकोनॉमी होती है धीरे धीरे करके कोलैप्स हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब राजाओं की नहीं चलती, तो राजाओं ने जिन सामंतों को रखा होगा क्या उनकी चलेगी, उनकी भी चलना बंद हो जाती है। तो फ्यूडलिज्म जैसे ख़त्म होता है, तो बहुत सारी लेबर जो आज तक फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए काम कर रही थी, फ्यूडलिज्म के अंदर काम कर रही थी, वो फ्री हो जाएगी, और जैसे ही वो फ्री होगी फ्यूडलिज्म के कोलैप्स के बाद, वो हो जाएगी शहरों में काय के लिए, काम करने के लिए। तो बेटा जैसे ही एंड होता है या कोलैप्स होता है फ्यूडल इकोनॉमी का, हम देखते हैं सरप्लस में लेबर अवेलेबल हो जाती है फैक्ट्रीज़ में, वो अपने गांव को छोड़ देते हैं, सिटीज़ में आके काम की तलाश करते हैं और उन्हें काम मिल भी जाता है। फ्यूडलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, सामंतवाद। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राजा 2 4 10 लोगों को पावर दे देता है कि ये ज़मीनें लो, इन पे काम करवाओ लेबरों से। अब ये जो फ्यूडल लॉर्ड है ये लेबरों को अपने कंट्रोल में रख के उनसे मजदूरों की तरह, बैलों की तरह काम करवाते हैं। पर जैसे जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में एडवांसमेंट आ गया है, वहीं पर हम देखते हैं कि फ्यूडल सिस्टम कोलैप्स करने लगता है। और जैसे ही फ्यूडल सिस्टम कोलैप्स करता है, वो लेबर कहाँ पहुँच जाती है, शहरों में पहुँच जाती है काम करने के लिए। नाउ सरप्लस मनी, आज तो बेटा हमारे पास बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, है ना, बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस अवेलेबल हैं जो हमें लोन दे देंगे,
फिर हम लोग देखते हैं शार्क टैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें लोन दे देंगे, पर पहले ऐसे नहीं होता था ना बेटा। तो अगर आपके पास खुद का पैसा है तभी आप इंडस्ट्रीज फैक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज घर बैठो। तो बेटा जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव करता है, लोगों के पास पैसा बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसे को कहाँ लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदेंगे, लेबर इकट्ठा करेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, है ना। चलो, तो पैसे का ज़्यादा हो जाना या मतलब जितनी नीड है उससे ज़्यादा पैसा हो जाए तो उसको ही हम कहेंगे सरप्लस मनी। तो बेटा जैसे ही एग्रीकल्चर और ट्रेड में ग्रोथ होती है तो हम देखते हैं कि वेल्थ भी बढ़ती है इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। कुछ लोगों के पास भयंकर पैसा आता है जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आती है, ट्रेड में ग्रोथ आती है। तो ये जो वेल्दी मर्चेंट्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, अब इनके पास सरप्लस में मनी है, इनके हाथों में बहुत सारा पैसा है और अब इस पैसे का यूज़ कर रहे हैं ये नई नई फैक्ट्रीज को बनाने में, ठीक है, नई मशीन्स लाने में, नए टूल्स लाने में ये पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फैक्ट्री लगाने से पैसा हमारा और मल्टीप्लाई ही होगा। तो इस सरप्लस पैसे को ये इन्वेस्ट कर रहे हैं फैक्ट्रीज में। अब बेटा कॉजेज़ में मेन कॉज आप इसी को मान के चलो, न्यू इन्वेंशंस को, ये वन ऑफ द कॉज तो होगा ही होगा। यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इस टाइम में बहुत सारी मशीन्स डेवलप होती हैं, बहुत सारे नए आइडियाज़ आते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह चेंज कर देते हैं। अराउंड 1764 में एक इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था जेम्स हारग्रीवर। उन्होंने स्पिनिंग जेनी को डेवलप किया, है ना, जिससे टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन था वो मैनीफोल्ड हो गया। बेटा जो एडमंड कार्टराइट थे उन्होंने पावर लूम को डेवलप कर लिया, ठीक है। एली व्हाइटनी ने कॉटन इंजन को डेवलप किया 1774 में। जॉन ऑकराइट ने वाटर फ्रेम डेवलप की, ठीक है, और स्विंग मशीन भी बन गई। और स्विंग मशीन बनाने वाले कौन थे? एलियास होस। कब बनाई? 1844 में, ठीक है। इन्होंने कॉटन को बहुत प्रॉफिटेबल बना दिया किसानों के लिए, ठीक है, और कपड़े कैसे बनाए जाएंगे इसको भी चेंज किया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा टेक्सटाइल का इन मशीनों के थ्रू। भाई पावर लूम आ रहा है, स्विंग मशीन बन गई है। और वहीं पे जेम्स वॉट ने भी एक बड़ा काम किया। जेम्स वॉट ने इम्प्रूव कर दिया न्यू कॉमन के स्टीम इंजन को, ठीक है, जो हेल्प कर रहा था पावर को जनरेट करने में। किसके लिए? मशीन्स के लिए। वो मशीन्स जो फैक्ट्री में लगी थी उनके लिए पावर जनरेट करने का काम कर रहा था वो स्टीम इंजन, जिसको बनाया तो न्यू कॉमन ने था, पर उसको इम्प्रूव किया किसने? जेम्स वॉट ने। तो बेटा हम आगे चले उसके पहले यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। जेम्स हारग्रीवर ने स्पिनिंग जेनी बनाई थी, ठीक है। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम बनाया था। एली व्हाइटनी ने कॉटन इंजन बनाया था। रिचर्ड ऑकराइट ने वाटर फ्रेम बनाई और एलियास होस ने बनाई स्विंग मशीन, ठीक है। रिचर्ड ऑकराइट की वाटर फ्रेम और एलियास की स्विंग मशीन ये 1844 में बनी थी। एलियास की स्विंग मशीन 1844 में बनी थी, ठीक है। जेम्स वॉट ने किसके इंजन को इम्प्रूव किया था? न्यू कॉमन। बेटा सैम्यूल एफ.बी. मोर्स का जो इन्वेंशन था टेलीग्राफ का, जो 1836 में हुआ। ऐसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जो इन्वेंशन था टेलीफोन का, जो 1876 में हुआ। ये भी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क थे। टेलीग्राफ का इन्वेंशन जो 1836 में हुआ, किसने किया था? सैम्यूल एफ.बी. मोर्स ने। दूसरा लैंडमार्क था टेलीफोन का इन्वेंशन, जो किसने किया था? ग्राहम बेल ने। कब किया था? 1876 में। तो कम्युनिकेशन की फील्ड भी इम्प्रूव हो गई और लोगों के जीवन पर इन सब का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है न्यू ट्रेड रूट्स एंड मार्केट्स। तो बेटा जो वॉयजेस थे, जो डिस्कवरीज थी, जो नए नए रास्तों को, नए नए कॉन्टिनेंट्स को, नए नए एरियाज़ को खोजने के लिए हो रही थी, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहती हैं। तो बहुत सारी यात्राएं, वॉयजेस किसको कहते हैं? हम समुद्री यात्राओं को कहते हैं बेटा। वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी क्रिएटेड न्यू ट्रेड रूट्स। तो वो जो यात्राएं हो रही थी, जो नए नए ट्रेड रूट्स को ढूंढने के लिए हो रही थी, वो भी एक मेजर फैक्टर होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी बहुत सारी कंट्रीज़ में, इंडिया भी उसमें से एक था।
इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी गुड्स की, ठीक है, क्योंकि ये अपने फिनिश्ड गुड को इन सारी कॉलोनीज़ में बेच रहा था। इंग्लैंड को रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इंग्लैंड उस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ के थ्रू फिनिश गुड में कन्वर्ट करके सारी कॉलोनीज़ में बेच रहा था। अब क्योंकि ये बेच रहा था तो रॉ मटेरियल की डिमांड कंटिन्यूसली इसको चाहिए, है ना, तो इसको चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था और ये अपनी कॉलोनीज से ही लेता था। इसकी कॉलोनीज था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड ने पावरफुल नेवी को भी डेवलप किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया नेवी थी, बहुत ही पावरफुल नेवी थी इंग्लैंड के पास। जो पावरफुल नेवी थी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था कॉलोनीज से पहले तो रॉ मटेरियल को लेके आना, फिर कॉलोनीज को फिनिश प्रोडक्ट्स को देना। ये जो पावरफुल नेवी थी इसका यूज़ करके रॉ मटेरियल को इजीली लेके आया जाता था कॉलोनीज से और फिर वहीं पर पहुंचाया जाता था फिनिश्ड गुड्स को, ठीक है, कॉलोनियल मार्केट में इजीली इन्हें बेचा जाता था। तो न्यू ट्रेड रूट्स और मार्केट्स, इनका क्या रोल था भैया? जो वॉयजेस थे, खोज के लिए जो यात्राएं हो रही थी, इन्होंने भी नए ट्रेड रूट्स को खोजा, ढूंढा। ब्रिटेन ने अपनी अलग अलग एरियाज़ में कॉलोनी बना ली। ये कॉलोनी के दो फ़ायदे थे, एक तो ये रॉ मटेरियल देती थी और फिनिश्ड गुड के लिए एक मार्केट की तरह काम करती थी। रॉ मटेरियल इन्हीं से लाओ सस्ते दामों पे और इन्हीं को बेच दो महंगे दामों पे। एक तो आपके पास पावरफुल नेवी है जो ये काम इजीली कर पाएगी। अब बेटा यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं हमारे वीडियो को। अगर कोई प्रॉब्लम है, वीडियो के फॉर्मेट में कोई चेंज चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से।